नमस्कार। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने पूरे भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। हम चर्चा करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक, जिनका 50 सालों का लंबा शासन सिर्फ जंग के मैदानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई ऐसे अनोखे बदलाव हुए जिन्होंने आने वाली सदियों को प्रभावित किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। सिर्फ 13 साल। जी हाँ, सिर्फ 13। जरा सोचिए, 1556 में जब हुमायूं की अचानक मौत हुई तो एक 13 साल के छोटे से लड़के के कंधों पर पूरे साम्राज्य का बोझा गिरा। और वो भी कोई ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं, बल्कि एक बेहद अस्थिर और पूरी तरह से बिखरा हुआ साम्राज्य। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये किसी के लिए भी अकल्पनीय है। तो आज के इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इस बाल सम्राट के उदय से, फिर उनके विजय अभियानों, प्रशासनिक नवाचारों, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से होते हुए अंत में उनकी विरासत तक पहुंचेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, बाल सम्राट का उदय और उनकी शुरुआती सालों का वो कड़ा संघर्ष। इस कहानी की शुरुआत किसी आलीशान सजे धजे महल में नहीं होती। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, वो भी तब जब उनके माता-पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, दर बदर भटक रहे थे। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खैर, इसका सीधा मतलब ये था कि अकबर का बचपन आराम से नहीं बीता, बल्कि हर एक दिन सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद थी। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। ये सच है कि अकबर कभी औपचारिक रूप से पढ़ना या लिखना नहीं सीख पाए, लेकिन क्या ये उनकी कमजोरी बनी? बिल्कुल नहीं। उनकी यादाश्त इतनी गजब की थी और उनका युद्ध कौशल इतना बेजोड़ था कि वो किसी भी पढ़े लिखे रणनीतिकार को मात दे सकते थे। सत्ता का खेल कभी आसान नहीं होता। जब अकबर गद्दी पर बैठे तो सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की थी। शुरुआती दौर में बैरम खान उनके मुख्य संरक्षक और सेनापति बने। उन्होंने ही साम्राज्य को संभाला। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करने का फैसला किया और बैरम खान को पद से हटा दिया। बाद में बैरम खान की हत्या भी कर दी गई, जो उस वक्त की सत्ता की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, विजय और रणनीतिक गठबंधन, जहां से साम्राज्य की सीमाओं का असली विस्तार शुरू हुआ। अकबर ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि मुगल साम्राज्य को तेजी से फैलाया। शुरुआत हुई 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध से। बैरम खान के मार्गदर्शन में मुगलों ने हेमू को हराया और बस वहां से एक सिलसिला चल पड़ा। 1561 में मालवा, 1572 में गुजरात और 1576 आते आते बंगाल को भी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ये विस्तार वाकई बहुत तेज था। लेकिन देखिए, सिर्फ तलवार के जोर पर इतने बड़े भूभाग पर राज नहीं किया जा सकता। अकबर की राजपूत नीति इसी बात का सबूत है। एक तरफ उन्होंने कूटनीतिक रिश्ते बनाए, राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया और राजा मानसिंह जैसे पूर्व विरोधियों को दरबार में ऊंचे पद दिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध इसी का परिणाम था, जहां मुगलों को बढ़त तो मिली, लेकिन महाराणा प्रताप का वो ऐतिहासिक संघर्ष लगातार जारी रहा। साम्राज्य तो बन गया, लेकिन उसे चलाया कैसे जाए, यही हमारा तीसरा विषय है, प्रशासन में नवाचार। सेना जीत दिला सकती है, पर राज्य चलाने के लिए एक सुदृढ़ सिस्टम चाहिए। यही एंट्री होती है मनसबदारी प्रथा की। इसे आप पूरे साम्राज्य के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। ये एक ऐसी व्यापक रैंकिंग प्रणाली थी जिसने सेना के अधिकारियों से लेकर नागरिक प्रशासकों तक सबको एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचे में पिरो दिया था। और प्रशासन की बात हो तो 10 साला व्यवस्था का जिक्र तो होना ही चाहिए। इसे लागू किया था अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने। भूमि को मापने और कर वसूलने का ये तरीका इतना परिष्कृत और वैज्ञानिक था कि इसने राजस्व के क्षेत्र में एक तरह की क्रांति ला दी। ये दिखाता है कि अकबर अपने दरबार के योग्य मंत्रियों पर कितना गहरा भरोसा करते थे। चलिए, अब आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, धार्मिक दृष्टिकोण और वास्तुकला, यानी सांस्कृतिक एकता कायम करने की कोशिशें।
भारत जैसे विविधता भरे देश को एक धागे में पिरोना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए 1575 में इबादत खाना बनाया गया, एक ऐसी जगह जहां हर धर्म के विद्वान आते और दर्शन पर लंबी बहसें करते। यही वैचारिक मंथन आगे चलकर 1582 में दीने इलाही के रूप में सामने आया। ये एक नया आस्था का मार्ग था जिसका मकसद सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ लाना था। इसी दिशा में एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह से हटा देना। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ अपनी जनता के बीच गहरी प्रशासनिक एकता बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था। इन सब नीतियों की झलक हमें उस दौर के वास्तुकला में भी साफ दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और वो विशाल बुलंद दरवाज़ा, उसे तो खास तौर पर गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। असल में ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये साम्राज्य की ताकत और शासक के विजन का एक जीता जागता सबूत थीं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, अकबर की विरासत, उनके नवरत्न और अंतिम दिन। अक्सर कहा जाता है कि एक शासक उतना ही महान होता है जितने काबिल लोग उसके आसपास होते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्न इतिहास के सबसे शानदार नामों में से हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तानसेन का जादुई संगीत, अबुल फजल की लेखनी, राजा टोडरमल का प्रबंधन। जरा सोचिए, वो सम्राट जो खुद पढ़ना नहीं जानता था, उसने अपने दरबार को उस दौर के सबसे बेहतरीन दिमागों से सजा रखा था। यही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक जीत थी। इस पूरे ऐतिहासिक सफर का अंत होता है 27 अक्टूबर 1605 को, जब आगरा में उनका निधन हुआ और उन्हें उनके मकबरे में दफनाया गया। लेकिन तब तक उनके 50 सालों के शासन ने भारत में मुगल साम्राज्य को एक इतनी मजबूत नींव दे दी थी जिस पर आगे का इतिहास लिखा जाना था। तो इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या अकबर की वास्तविक महानता सिर्फ उनकी तलवार और शुरुआती सैन्य विजयों से तय हुई थी, या फिर उनके दूरदर्शी प्रशासन और सांस्कृतिक एकता के अनूठे प्रयासों ने उन्हें वास्तव में महान बनाया? हम इस सवाल को आपके विचार के लिए यहीं छोड़ते हैं। स्रोतों पर आधारित आज का हमारा ये विशेष विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।